नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की अगली ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग स्वर के जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे, किन किन आधारों पर वर्गीकरण करना है। उससे पहले दोस्तों कल का जो प्रश्न था उसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अवृतमुखी है। हमने बताया था ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार के, एक वृत्तमुखी, एक अवृतमुखी। अब दोस्तों आप बताइए वृत्तमुखी में कौन कौन सा वर्ण था। देखिए वृत्तमुखी में जो वर्ण था वो था ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर हमारे होंठ जो होते हैं वो गोल हो जाते हैं। तो कौन सा था? उ, उ, ओ और औ। ये चार थे और बाकी के बचे आवृत में थे। एक और था जिसको हम लोग आगत स्वर कह रहे थे, वो भी किसमें था? वृत्तमुखी में था। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि ये भी वृत्तमुखी है, ये भी वृत्तमुखी है, ये भी वृत्तमुखी है। केवल एक है जो वृत्तमुखी नहीं है और यही आपका सही उत्तर होगा। यही क्या है? अवृत्तमुखी है। देखिए कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन के ऑप्शन में हेर फेर हो सकता है इधर उधर, लेकिन उत्तर उसका यही सही होगा। अगला प्रश्न था, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं। तो हमने बताया था कि संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और ऐसे ही ए ऐ ओ औ चारों वर्ण होते हैं। जब आपको संधि पढ़ाएंगे तो वहां मिलेगा। संधि स्वर क्यों कहा जाता है ये भी हमने बता दिया है। ह्रस्व स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, ये सारी चीजें पिछली वीडियो में बता दी गई हैं। जो साथी नए जुड़े हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं वो जाकर चैनल पर पिछली वीडियो विजिट करें, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी साथी हैं एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और उसके बाद सेशन के अंत में कमेंट करना आप लोग शुरू करें। बहुत से विद्वान साथी हैं जो यहाँ सेशन चलता रहता है, हम पढ़ाते रहते हैं और बार बार कमेंट में जाकर कमेंट करते रहते हैं। तो इन सब चीजों से बचें। इससे ये पता चलता है कि आपका ध्यान जो है पढ़ाई से ज्यादा कमेंट करने पर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पढ़ाई पर ध्यान दें आप लोग। आज फिर से सेशन के अंत में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग तीन आधार पढ़ चुके थे। एक आधार था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा था ओष्ठ के आधार पर, और तीसरा हमने पढ़ा था जिह्वा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब आज हम लोगों को इससे आगे चलना है, इसके आगे पढ़ना है। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज अगला आधार हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए अगला आधार है, ये है चौथा, ताल के आधार पर, ताल के आधार पर, या इसी को कहते हैं मुख विवर खुलने के आधार पर। मुख विवर खुलने के आधार पर। ठीक है दोस्तों, कैसे? मुख विवर खुलने के आधार पर बात आती है कि सर तालु क्या है और मुख विवर क्या है। तो तालु अभी हम आपको समझाते हैं कि तालु क्या है। मुख विवर आप समझ लीजिए, मुख का मतलब मुख होता है और विवर का मतलब होता है छिद्र। मतलब आपका मुंह जो है वो कितना खुलता है कितना बंद रहता है उसके आधार पर। या तालु जो है आप को बता दें कि जब भी जितना वर्णमाला आप पढ़ेंगे उसमें उच्चारण स्थान जो पढ़ना है वो मुख में कौन कौन से स्थान है इसको जानने के बाद ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम पहले वही समझ लेते हैं कि ये तालु क्या है और जो है हमारे मुख में उसकी स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। इसके आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? चार भागों में बांटा गया है। सबसे कठिन चीज यहाँ पर यह समझना होती है कि उन चारों को याद कैसे करें। अभी तक आप लोगों को वो चारों शब्द ही कठिन लगते रहे होंगे, लेकिन आज वो सारी कठिनाई आपकी समाप्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। उन चारों शब्दों को जानने से पहले हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि वो शब्द कैसे आए हैं। तो देखिए हम पहले अपने मुंह की संरचना देख लेते हैं। जैसे जब उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ेंगे तो वहां उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। देखिए ये है
आपके दांत, ऊपर नीचे दांत लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है यहीं से लगा हुआ है आपका मसूड़ा। क्या लगा हुआ है? मसूड़ा। तो देखिए ये आपका हो गया दंत मतलब दांत, ये हो गया आपका मूर्धा मतलब मसूड़ा। क्या हो गया? मसूड़ा। अब देखिए यहीं से आपकी लगती है ताल। क्या लगता है? ताल। अब यहां से देखिए आपका शुरू हुआ ताल और कहां तक गया? आपके यहां जो है एक नासिका छिद्र है, उस नासिका छिद्र तक गया ताल। ठीक है, नासिका छिद्र यहां पर है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसके बाद आपका यहां पर आता है काकल, जो आप देखेंगे गले में एक गोली सी लटकती रहती है, और उसके बाद आपका यहां से शुरू हो जाता है कंठ। ठीक है दोस्तों, और और देखिए यहां बीच में आपकी जिह्वा जो है यहां से ऐसे गले से जुड़ी होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले दंत है, दंत के दंत को कौन ढकता है? ओष्ठ ढकते हैं। ये सारी स्थिति आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि जब उच्चारण स्थान व्यंजन में तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मूर्धा, उसके बाद आता है तालु, और यहाँ नासिका छिद्र है, यहाँ काकल है, इसी को कहते हैं काकल, और इसके बाद आपका आता है कंठ। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इसको चाहे तो आप बना लें, अन्यथा आप इसको याद रखें, लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस पर ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। एक बार ध्यान में रखिएगा, ये तालु है, देखिए कंठ से शुरू करते हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, और उसके बाहर आते हैं ओष्ठ है, और बीच में लगी रहती है जिह्वा। ठीक है दोस्तों, सही। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो, समझने में कठिनाई ना हो। देखिए अब हम कुछ स्थितियों को पढ़ेंगे तालु के आधार पर। हमने तालु को बताया था कि ये है हमारा तालु, और यहां से इस तरह से लगी है जिह्वा। ठीक है दोस्तों, अब जो है पहली स्थिति ये आती है कि अगर ये जिह्वा जो है इस तालु के अगले भाग को छू करके, स्पर्श करके बंद कर ले। ठीक है, क्या कर ले? बंद कर ले, अगले भाग को बंद कर ले, एक स्थिति ये हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आप चारों नाम पर मत जाइए, अभी पहले समझ लीजिए कि हम क्या बता रहे हैं। एक बार आपकी जीवा तालु के अगले भाग को स्पर्श करके बंद कर दे, वो स्थिति होती है बंद की स्थिति। अब फिर से चलते हैं, ये आपकी तालु है और ये है आपकी जिह्वा। ठीक है दोस्तों, अगर यह जिह्वा आगे ना बंद करके आगे खुली रहे और ये यहां पर जाके बंद कर दे। ठीक है दोस्तों, जिह्वा आपकी यहां जाकर बंद कर दे, तालु के पिछले हिस्से को छूते हुए बंद कर दे, तो देखिए ये आगे खुला है, तो ये कौन सी स्थिति है? खुला की स्थिति। ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई। पहली स्थिति क्या हुई? बंद की। दूसरी स्थिति क्या हुई? खुले की स्थिति हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो है आपकी तीसरी और चौथी स्थिति हम यहां स्पष्ट करते हैं। ये जब आपका तालु है, अगर आपकी जिह्वा बीच से स्पर्श करके, देखिए आगे खुला है, यहां बंद है, और पीछे भी खुला है, मतलब आधा खुला और आधा बंद। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आधा खुला, आधा खुला, और ये हो गया आधा बंद। ठीक है दोस्तों, देखिए जिह्वा का कमाल देखिए दोस्तों, जिह्वा जहां से घूम जा रही है वहीं से आपके सारे शब्द बदल जा रहे हैं। और जिह्वा है बहुत बड़ी हो जाती है। गांव में आप लोग कहावत सुनते ही हैं कि इनकी जीभ बहुत बढ़ गई है, हमेशा कुछ भी बोल देते हैं, है ना दोस्तों। और चटखारे लेने वाले जानते हैं कि जिह्वा का कितना ज्यादा योगदान होता है। तो आगे देखिए, अब हम आते हैं अपने शब्दों पर। ठीक है, कि जो बंद है इसे हम कहते हैं संवृत। क्या कहते हैं दोस्तों? संवृत। बंद का नाम होता है संवृत, और संवृत हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? स्वर के अंतर्गत, तो इसको हम कहेंगे संवृत स्वर। जिनका उच्चारण इस तरीके से होगा उसको हम कहेंगे संवृत स्वर। ये है खुला, और खुले को हम कहते हैं विवृत। क्या कहते हैं? विवृत, और स्वर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? विवृत स्वर। ठीक है दोस्तों,
अब हम देखते हैं आधा खुला और आधा बंद को क्या कहेंगे। खुला को हमने कहा विपरीत, तो आधा खुला है तो आधा विपरीत, या इसको हम तत्सम में कहें तो अर्ध विपरीत। क्या कहेंगे? अर्ध विपरीत। और ठीक उसी प्रकार इसको क्या कहेंगे? अर्ध बंद है तो समवृत्त। और किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? स्वर के अंतर्गत। तो ये सभी क्या है? स्वर। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आपके समझ में आ गया हो तो अब आप कमेंट बॉक्स में जाकर या तो यस लिख दें या तो एक थंब इंप्रेशन वहां पर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक हम समझा रहे हैं तब तक आप ये काम कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया कि अगर जीवा मूर्धा के अगले भाग को जाकर बंद कर ले तो वो बंद की स्थिति होती है, इसे कहते हैं समवृत्त। और ये अगर पिछले भाग को बंद करे तो वो खुले की स्थिति होती है, आगे खुला है उसे कहते हैं विपरीत। और ये देखिए आधा खुला आधा बंद, अर्ध विपरीत और अर्ध समवृत्त। देखिए दोस्तों, ये स्थिति तो आप सभी जानते हैं कि आगे से जीभ को बंद कर ले। पीछे वाली स्थिति हम समझा दे रहे हैं कि अगर आप मुंह में पानी भर लें और पानी को गले से नीचे नहीं गटकना है तो आप क्या करते हैं? जिह्वा पीछे को दबा कर रखते हैं कि पानी अंदर ना चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई खुले की स्थिति, ये पीछे बंद हो जाता है और आगे खुला रहता है। ठीक है दोस्तों, अंदर नहीं गटकना है उसकी स्थिति हम बता रहे हैं। और ये आधे की स्थिति हो गई। अब अगर आपके समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतना समय दोस्तों स्क्रीनशॉट के लिए हमें लगता है कि बहुत है और नोट करने के लिए भी बहुत है, क्योंकि हम लोगों को समय का ध्यान रखते हुए अपना सेशन लेके चलना है कि समय भी बहुत ज्यादा ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपको सीधे सीधे नहीं बताए जाते, हम बोल के बता देते हैं और प्रश्न में आ सकता है। जैसे हमने कहा एक है समवृत्त और एक है विपरीत। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समवृत्त का विलोम क्या होता है या विपरीत का विलोम क्या होता है। तो आप इस दृष्टिकोण से भी तैयार रहें कि समवृत्त का विलोम विपरीत होता है या विपरीत का विलोम समवृत्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग। अब हमारे सामने आ गए चार शब्द, या कहें कि तालु के आधार पर चार प्रकार। पहला था समवृत्त स्वर, समवृत्त स्वर, और इसी का जो अर्ध वाला है उसको लिख दे रहे हैं हम अर्ध समवृत्त स्वर। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रकार हो गया ये। और तीसरा था विपरीत स्वर। क्या था? विपरीत स्वर। और जो है इसी का जो अर्ध वाला है उसको हम लिख दे रहे हैं अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है दोस्तों, अर्ध विपरीत स्वर। अब देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा समवृत्त का अर्थ क्या होता है? बंद। ठीक है, अर्ध समवृत्त का अर्थ क्या होता है? आधा बंद। ठीक, विपरीत का अर्थ क्या होता है? खुला। और अर्ध विपरीत का अर्थ क्या होता है? आधा खुला, आधा खुला। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक समझ में आया तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हमने पीछे आपको बताया था अग्र मध्य और पश्च स्वर में कि आपको मध्य स्वर याद कर लेना है कि अ होता है, उसी तरह से यहां भी आपको एक वर्ण याद कर लेना है, एक स्वर याद कर लेना है, उसके बाद आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर आप किसी बच्चे का मुंह खुलवाते हैं, आप उसको उल्लू बनाकर देखना चाहते हैं कि उसके मुंह में क्या है, तो आप क्या कहते हैं? बेटा आ करो। अगर सबसे बड़ा मुंह खुलवाना है तो आप क्या बोलते हैं? अ करो या आ करो? जल्दी से उत्तर दें आप लोग दोस्तों कमेंट में, कौन सा होगा इसका? अगर हम कहें कि कौन सा स्वर बोलने में मुंह सबसे ज्यादा खुलता है तो कौन सा होता है? देखिए, होता है आ, बड़ा वाला आ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी से मुंह पूरा खुलता है, बाकी के किसी स्वर में इतना ज्यादा मुंह नहीं खुलता है, या तो आधा खुलता है या तो आधा बंद रहता है या तो पूरा बंद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, पूरा ध्यान से देखिए कि विपरीत स्वर जो है वो है दीर्घ आ। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि जब भी विपरीत स्वर की बात आएगी तो दीर्घ आ, केवल और केवल दीर्घ आ। ठीक है दोस्तों, इसको आपने याद रखा। अब देखिए, अब हम इसको जोड़ना चाहते हैं, जोड़ते हम लोग।
आ जो बनता है वो किससे बनता है, आ और आ को जोड़कर बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस आ में आधा योगदान इस वाले आ का है, आधा योगदान इस वाले आ का है। ठीक है, 50-50% हो गया ना। केबीसी खेल रहे हैं हम लोग, केबीसी 50-50% हुआ। अब देखिए ये क्या था, विपरीत था। ठीक है, अगर आधा योगदान इसका हुआ और आधा इसका हुआ तो आधा विपरीत तो ये भी हुआ और आधा विपरीत तो ये भी हुआ ना। दोनों आधे आधे विपरीत हुए कि नहीं। देखिए अगर ये आधा विपरीत और ये आधा विपरीत मिला तभी तो ये पूरा विपरीत बना। तो यहां से हमको क्या पता चला कि ये जो है ह्रस्व आ है ये क्या है, अर्ध विपरीत है दोस्तों। तो इसको हम कहा लिख देंगे, अर्ध विपरीत में लिख देते हैं। समझ में आया, समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर लास्ट में आप कमेंट करिएगा। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा वो अगली वीडियो में स्पष्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां आते हैं और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कोई भी सूचना होगी टेलीग्राम चैनल से के माध्यम से आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहां से जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी सूचनाएं वहां पर मिलती रहेंगी दोस्तों। हम लोग आते हैं टॉपिक पे, अर्ध विपरीत। तो हमको पता चल गया कि ये जो ह्रस्व आ है ये कौन सा है, अर्ध विपरीत है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, जब हम स्वर लिखते हैं तो स्वर की जो पहली लाइन होती है वो होती है अ आ ई उ री। ठीक है दोस्तों, तो पहली लाइन के दो वर्णों को, दो स्वरों को तो हम लिख चुके हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी स्वर बचते हैं उनको आप लिख दीजिए सबसे ऊपर समृद्ध वाले में, जैसे ई उ और री, ये हो गए समृद्ध वाले में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको हमने कहा कि याद कर लीजिए विपरीत। और कैसे याद कर लीजिए विपरीत, की सबसे ज्यादा मुंह खुलता है दीर्घ आ बोलने में। अब दीर्घ आ से हमने ह्रस्व आ को जोड़ा, इसके बाद हमने बताया कि पहली लाइन के जितने भी स्वर हैं उसको आप सबसे ऊपर ले जाके पहली लाइन अर्थात समृद्ध स्वर के साथ जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया, ई उ री, ये 5 यहां पर आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा बचता है, देखिए अब यहां देखिए, यहां पर लिखते हैं कि बचा क्या है, संयुक्त स्वर बचा है। याद रखिए हम बीच बीच में ऐसे शब्द बोल दे रहे हैं कि आपको पिछला रिवीजन हो जाए। जैसे हमने कहा संयुक्त स्वर, इन चारों के नाम भी हम केवल ले सकते थे लेकिन इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है ताकि आपको याद रहे। देखिए संयुक्त स्वर ए है, अ है, ओ है और औ है। ठीक है, अब इनका बंटवारा करना है कि भैया इनको हम इन चारों के घर में कहां कहां रखेंगे। हमने कहा कि विपरीत स्वर में केवल एक आता है, इसका काम खत्म हो गया। समृद्ध स्वर को एक ही बार में हमने बता दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास केवल दो चीजें बची हैं जिनमें बांटना है, अर्ध वाली बची है, अर्ध समृद्ध और अर्ध विपरीत। तो यहां पर आपको ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए केवल इतना करना है कि एक एक उठाकर इनमें बांटते जाइए। एक अर्ध समृद्ध में लिख दीजिए तो एक अर्ध विपरीत में लिख दीजिए, फिर एक अर्ध समृद्ध में लिख दीजिए और फिर एक अर्ध विपरीत में लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया हो तो फिर आगे चलें, नहीं तो एक बार हम इसको और बता दे रहे हैं कि ये आ है, इसको हमने कहा कि याद कर लीजिए, कैसे याद करना है ये हमने बताया। और ये आ दो बार आ से मिलकर बना है, यहां देखिए आप आधा आधा, आधा आधा योगदान है तो इसको अर्ध कहेंगे, अर्ध विपरीत कहेंगे। उसके बाद हमने कहा कि स्वर की पहली लाइन में जितने अन्य अक्षर बचते हैं उसको आप ले जाके, अन्य वर्ण बचते हैं उसको आप ले जाके यहां लिख दीजिए, ई उ री सबसे ऊपर वाली लाइन समृद्ध में। और उसके बाद फिर आपके पास चार वर्ण, चार स्वर और बचते हैं जिनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इनको ले जाके आप इन दोनों में बांटना है, तो एक यहाँ, फिर अगला यहाँ, फिर अगला यहाँ और अगला यहाँ। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया कि इसमें आ गए 5, इसमें आ गए 2, ये अकेले है और इसमें आ गए 3। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अगर ज्यादा आगे बढ़ जाइए तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, या फिर लाइव के बाद आपको ये वीडियो
चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर रोक करके यहां से लिख सकते हैं, या तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी तक जब आप इसको शुरू किए होंगे पढ़ना तो आपको कठिन लगा होगा। हो सकता है बहुत से विद्वान साथी हैं जो ये सारी चीजें पहले से जानते होंगे, तो उनको लगता होगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज मिलती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है जिसपे आपको कमांड हो वही चीज जाकर बाद में आपकी गलत हो जाए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, गलत होने के लिए कोई भी चीज मत छोड़िए, सारी चीजें पढ़ के रखिए। अब हम लोग अगली चीज पढ़ते हैं, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर यहां से कुछ प्रश्न खास बनते नहीं हैं, लेकिन इसको बता देने का मेरा उद्देश्य क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा। इसका बहुत ही ज्यादा योगदान है आपके अगले जो कुछ टॉपिक आएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो अनुनासिकता के आधार पर दो प्रकार का है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पहला तो हो जाएगा अनुनासिक, अनुनासिक, और जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो है निरनुनासिक, निरनुनासिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर हम बता दें अनुनासिक क्या होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, अनुनासिक हमने आपको पिछली कक्षा में एक चिन्ह बताया था, इस तरह से करके इसको हमने कहा था चंद्र बिंदु। क्या कहा था? चंद्र बिंदु। दोस्तों, जिस भी वर्ण पर चंद्र बिंदु लग जाएगा वह वर्ण क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा, वह स्वर अनुनासिक हो जाएगा। जैसे अगर आ लगा के इस पे हम चंद्र बिंदु लगा दें तो इसे हम किस कैटेगरी में लाकर रख देंगे? अनुनासिक में। इसका मतलब ये हो गया कि इसको अलग से कहीं से बांटा नहीं गया है। जिसमें चंद्र बिंदु आपको मिल जाए वो अनुनासिक, जिसमें ना मिले वो निरनुनासिक। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें लगा दिया जाएगा वो हो जाएगा अनुनासिक। हमने चिन्हों की बात की तो हमने कल की क्लास में 4 चिन्ह पढ़े थे, एक केवल बिंदी, एक चंद्र बिंदी और एक केवल चंद्र। ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्या कहा था? इसको कहा था अनुस्वार। जब आयोगवाह आपको पढ़ाया था हमने तो वहां पे इसका संदर्भ आया था। इसको हमने कहा था चंद्र बिंदु। आज जान लीजिए कि अब ये हो गया अनुनासिक, और चंद्र बिंदु जहां भी रहेगा उसको हम अनुनासिक कहेंगे। इसको हमने कहा था आगत स्वर। ठीक है, आगत स्वर, इसका जहां भी उपयोग होगा वो शब्द हो जाएगा, जब देशज विदेशी शब्द पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, ये हो जाएगा विदेशी। और ये जहां पर भी आएगा वो होंगे तत्सम। अनुस्वार जहां पर आएगा और अनुनासिक जहां पर आएगा वो हो जाएगा तद्भव। ये चीजें आपको हमने पिछली क्लास में बता दिया था, यहाँ पर दोहराने के लिए हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, सभी व्याकरणिक बिंदुओं को ध्यान में रखिए क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं निरनुनासिक पर। निरनुनासिक का आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा, निर्धन अनुनासिक। ठीक है दोस्तों, निर का मतलब होता है रहित और अनुनासिक का मतलब हो गया चंद्र बिंदु। ठीक है दोस्तों, देखिए रहित और हो गया ये है चंद्र बिंदु। अभी हमने बताया कि अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं, अर्थात वे स्वर जो चंद्र बिंदु रहित हो, जिनमें चंद्र बिंदु नहीं लगा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? निरनुनासिक कहेंगे। अर्थात इसको हम लिख देते हैं कि चंद्र बिंदु रहित, चंद्र बिंदु रहित स्वर। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्वर जिनमें चंद्र बिंदु लगा है वो क्या होंगे? अनुनासिक होंगे, और जिनमें चंद्र बिंदु नहीं लगा है वो क्या होंगे? निरनुनासिक होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बराबर पढ़ते रहिए ताकि जो है आपकी क्लास छूटने ना पाए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इसके अगले प्रकार पर। अगला प्रकार क्या है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलिए। देखिए, स्क्रीनशॉट हम इसलिए लेने के लिए कहते हैं कि आपका ध्यान, आप वहां 2 फिंगर घुमाएंगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिंगर आपको स्क्रीन पर कैसे घुमाना है ये तो भैया जानते ही होंगे, वो लोग तो और अच्छे से जानते होंगे जिनके कुछ मित्र होंगे, और मित्र का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे मित्र होंगे। चलिए दोस्तों, हम अगली टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जो आधार अगला बताने जा रहे हैं वो कुछ खास होता नहीं है, लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं उन लोगों ने इसको बना दिया है एक अलग तरीके से। आप पढ़ेंगे सजातीय और विजातीय।
सजातीय का विलोम विजातीय। ठीक है दोस्तों, इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। सजातीय, सधन जातीय, अगर इसका विग्रह करें तो सजातीय, और इसका हो जाएगा विधन जातीय। सजातीय मतलब समान जाति, मतलब जिनकी जातियां मेल खाती हैं वो क्या हो जाएंगे, सजाति हो जाएंगे। और विजातीय का मतलब बाहर जाति का, जो उस जाति का ना हो, मतलब अलग अलग जाति के जब मिलेंगे तो वो हो जाएंगे विजातीय, और समान जाति के जब मिलेंगे तो वो हो जाएंगे सजातीय। दोस्तों शब्दों का अर्थ देखिए हिंदी में बहुत मायने रखता है। शब्द का अर्थ आप जानते हैं, शब्दों का विग्रह करना जानते हैं, तो हिंदी पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि शब्दों में ही अर्थ छुपे हुए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों में जाति और जाति शब्द का नाम आया है, तो हम इसका जो आधार बना देते हैं वो लिख देते हैं कि जाति के आधार पर। किसके आधार पर, जाति के आधार पर। स्वरों के कितने भेद हमने बना दिए, 2 भेद बना दिए, सजातीय और विजातीय। अब देखिए सजातीय मतलब जातियां हैं, और समान है मतलब वो जोड़े में होंगे। जोड़े वाले जो आपके स्वर होते हैं वो है आ एक जोड़ा, और आपका बनता है ई दूसरा जोड़ा, उ और उ, 3 जोड़े ये बनते हैं। ये 3 जोड़े सजातीय क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका निर्माण समान जातियों से होता है। मतलब अगर 2 बार ई हो गया तो दीर्घ ई हो जाएगा, या तो ई और ई दीर्घ दोनों होगा तो ई होगा। संधि में आपको बहुत बेहतर तरीके से ये पढ़ाया जाने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहें, लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें, जिनसे उनको भी ये सारी चीजें, सरल चीजें आसानी से मिल सकें। इसी तरह देखिए दोस्तों ये भी है, ठीक है। अब देखिए विजातीय, अब बात आती है विजातीय, हमने बता दिया कि अलग अलग जाति के इसमें जो आते हैं वो ए, आई, ओ और औ। अब दोस्तों बात आती है कि सर कैसे विजातीय हो गए ये भी दोनों तो समान जाति के हो सकते हैं, और ये भी तो समान जाति के हो सकते हैं। मैं कहूंगा नहीं, इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है वो मायने रखता है। दोस्तों देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, आ धन ई, सबका बताएंगे, यहां नहीं संधि में, क्योंकि अगर हम यहां बताएंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि संधि में हमको ये पढ़ना ही है। उदाहरण के लिए आप देखिए आ ई मिलकर ए बनाते हैं। अब अगर ए का देखा जाए तो सजातीय होगा कि विजातीय होगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, विजातीय होगा। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न देखिए किस तरह से पूछा जाएगा, प्रश्न का हम बता दें कि पूछ लेगा निम्न में से कौन सजातीय है या निम्न में से कौन विजातीय है। मान लीजिए पूछ लिया निम्न में से कौन विजातीय है, तो आ दे दिया, ई दे दिया, और दे दिया आपको आ ई दे दिया, और दे दिया आपको उ और उ। तो आप जाहिर सी बात है बता सकते हैं कि सजातीय इनमें से ये सजातीय है, और जो विजातीय होगा वो कौन सा होगा, सॉरी माफ कीजिएगा उल्टा हो गया थोड़ा सा। सजातीय देखिए जो होगा वो होगा ये, और विजातीय आपका कौन सा होगा, वो आ और ई। ठीक है दोस्तों, ये आधार भी आपको समझ में आ गया होगा, सजातीय और विजातीय का क्या आधार होता है और कैसे हम लोग इसका बंटवारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न अभी आपको दे दिया जाएगा, उससे पहले आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी सूचनाएं मिलती रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगली क्लास में आप लोगों को स्वर का पूरा एक ग्राफ दिया जाएगा, जिससे एक ही पेज में आप पूरा स्वर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा स्वर आपके सामने दिख जाएगा कि उसमें कितने प्रकार है, क्या क्या आधार है, सारी चीजें आपको कल एक ग्राफ बनाकर यहाँ पर बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप जाकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अब जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी चीजें, सारी सूचनाएं वहां पर मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।